नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ ये खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज बात खास पेशकश में महाराष्ट्र में चल रही सियासत की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल कुछ बढ़ गई है। शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों के ऊपर निलंबन की तलवार लटकी हुई है, जिस पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने ऐसी बात कही जो शिंदे फडणवीस सरकार के लिए राहत भरी हो सकती है, उद्धव ठाकरे के लिए टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है। दरअसल अजीत पवार ने कहा, शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना में बगावत पर सुनवाई के दौरान विधायकों की अयोग्यता का फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। अब शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिंदे खेमे के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को 89 पन्नों का एक पत्र सौंपा है। अजीत पवार ने इसे लेकर ही सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही। अजीत पवार ने कहा कि अगर 16 विधायक अयोग्य करार दे दिए जाते हैं तो भी शिंदे और फडणवीस की सरकार गिरने वाली नहीं है। सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर 16 विधायक अपनी सदस्यता खो भी देते हैं तो 288 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बहुमत का नंबर खोने वाली नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिवसेना यूपीटी ने शिंदे कैंप के 16 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल और विधानसभा सचिव जितेंद्र भोले का पत्र भी उनको सौंप दिया है। दरअसल इस बीच शिवसेना यूबीटी के विहिप सुनील प्रभु ने कहा कि शीर्ष अदालत के उस आदेश पर जिसमें कहा गया है कि शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर ले सकते हैं, यूपीटी सेना ने अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा, अभी स्पीकर विदेश दौरे से वापस नहीं लौटे हैं, इसलिए हमने ये पत्र डिप्टी स्पीकर को सौंपा है। वर्तमान में सत्ताधारी शिवसेना और बीजेपी के पास कुल 145 विधायक हैं, जबकि अन्य विधायकों को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 162 पहुंच जाती है। ऐसे में 288 सदस्यों वाली विधानसभा में ये संख्या बहुमत के लिए आवश्यक नंबर से 17 ज्यादा है और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या पवार डबल गेम खेल रहे हैं। तो आज बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में जिस तरह से इस वक्त सियासत है और उसमें एक के बाद एक तरह तरह के संशय बरकरार हैं, इसी को लेकर आज की चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में इस वक्त चल क्या रहा है। हमारे साथ बीजेपी से संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी कार्यक्रम में आपका। मुखलेख शेख जी हमारे साथ एनसीपी से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। गुलाब चंद दुबे जी हमारे साथ शिवसेना प्रवक्ता जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विजय कृष्ण हमारे साथ शिवसेना नेता जुड़े हैं उद्धव गुट की तरफ से, बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले जिस तरह से स्थितियां चल रही हैं, जो भी हालात इस वक्त चल रहे हैं, एनसीपी नेता अजीत पवार जो बयान दे रहे हैं उसके मायने क्या है? संदीप दुबे जी, क्या आपके लिए अच्छी और राहत भरी खबर है? ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, कोई भी संवैधानिक संस्था जो है उसका सर्वोपरि अगर विधान सभा है तो स्पीकर होते हैं और स्पीकर के हाथ में है कि वो फैसला लें। तो जल्द से जल्द स्पीकर इस पे फैसला भी लेंगे और सुनाएंगे भी। दूसरा जो संवैधानिक पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना है जिसके साथ हमारी सरकार चल रही है उनके पक्ष में दिखता है। इसलिए पक्ष में दिखता है कि जो भी हुआ है संविधान सम्मत हुआ है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जब वहां पे कांग्रेस के लोग हों या पूर्व मुख्यमंत्री जो उनकी शिवसेना है और या एनसीपी हो, तो उनको अब लगने लगा है कि वहां सरकार जाने वाली नहीं है। इन लोगों ने उस सरकार को बहुत ज्यादा अस्थिर करने की कोशिश करी, किसी तरह कोशिश किया कि ये सरकार नहीं चल पाए। अब मैं पहले भी आपसे मैंने कहा था कि ये सरकार, जब हम पिछली बार बात कर रहे थे कि ये सरकार जाने वाली नहीं है, ये संविधान सम्मत सरकार है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अंतिम व्यक्ति के घरों में पानी पहुंचेगा, अंतिम व्यक्ति के घरों में बिजली पहुंचेगी, अंतिम व्यक्ति के गांव में सड़क पहुंचेगा, विकास की नई इबारत वहां लिखी जाएगी और महाराष्ट्र
महाराष्ट्र और होने उस पे पर गर्व अगर इस होगा, तरह ऐसी के सरकार। बयान आ जाएं, उस पर अगर इस तरह के बयान आ जाएं तो और भी संतुष्टि मिल जाती है। देखिए वो बहुत मजे हुए राजनेता हैं और वो लोग राजनीति में उनकी अपनी ठीक है। सोच है, अपनी दूरदर्शिता है और उस दूरदर्शिता की वजह से उन्होंने ये बयान दिया। अगर उनकी जो भी बात है उनके पार्टी के लोग बेहतर ठीक है, समझा सकते हैं, उन्हीं से बता पूछ सकते लेते हैं। मुझे तो खुशी है मुकेश जी, उन्होंने इस तरह के बयान देके हम लोग का मनोबल बढ़ाया। ठीक है, बिल्कुल यही तो सवाल था कि मनोबल तो बड़ा है। मुकेश जी, क्या इस बयान के मायने निकाले जाएं? आप ये बयान क्यों दिया गया और क्या वाकई में इस वक्त जो पहले परिस्थितियां चल रही थी अजीत पवार को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, हालांकि खंडन किया गया बार बार हर मंच पर आपकी तरफ से, लेकिन सीधा सा सवाल, बयान के क्या मायने? जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बयान जो है देखिए, पहले तो लोगों ने हमारे अजीत दादा पवार साहब को खूब बदनाम किया कि भाजपा से, बीजेपी से, अमित शाह से मीटिंग कर लिए, यहाँ आप छुप के मीटिंग किए, वहाँ छुप के मीटिंग किए। जो शिंदे ग्रुप के लोग हैं वो लोगों को मंत्री नहीं बना पा रहे थे, आप भी कुछ नाम वगैरह जाहिर कर रहे हैं और ये लोग हमें बदनाम कर रहे थे कहीं ना कहीं कि हम अगर 16 आमदार आपत्ति होता है, अगर ऐसी सरकार गिरती है तो अजीत दादा पवार जो है उनको लेके हम पार्टी को आगे महाराष्ट्र की सरकार को गिरने नहीं देंगे और चलाएंगे। ऐसे लोगों के मन में जो है एक मैसेज देने का काम किया, जमीनी स्तर पे लोगों ने हमारा जो पार्टी है उसकी छवि खराब करने का काम किया था। लेकिन आज हमें तो ये आपको भी पता है मैडम और उनको भी पता है हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है साहब को कि यहाँ पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है कि सरकार जो है 7 जजों के बेंच में अभी उनका फैसला चलेगा और जो भी डिसीजन होगा वो तो प्रोसीजर में डाल दिया है, वो लंबा प्रोसीजर में जाएंगे, तब तक तो सरकारें निकाल ले जाएंगे और आगे चुनाव भी आ जाएगा। तो यानी कोई लालच में अगर अजीत दादा कह देता कि हम सरकार गिरने वाली है, हम जाने वाले हैं, ऐसा कुछ दिखता तो बात का मानी मतलब होता था। लेकिन अजीत दादा ने जो कहा वो सच मुकेश कहा जी, है। यानी कि आप क्योंकि मान अजीत चुके दादा- हैं, आप मान चुके हैं जो सरकार बनी है वो संविधान के अंतर्गत बनी है, नियमों का पालन किया गया है, कोई भी अनैतिक कार्य उसमें नहीं हुआ है, सब कुछ नहीं, कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, क्या ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं। भगत सिंह कोश्यारी जी आज मुंबई में है, सबसे बड़ा हमारे महाराष्ट्र के पिक्चर के अंदर जो तोड़फोड़ की राजनीति किया है उसका विलन अगर कोई है तो फिर भगत सिंह कोश्यारी जी है। भगत सिंह ने सब कुछ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जगह टिप्पणी किया है भगत सिंह साहब के खिलाफ, एक राज्यपाल होने के नाते, एक्स राज्यपाल है अभी तो, और वो उनके खिलाफ, और बाद में जो भोगाले है उनके बारे में भी बताया गया कि विप जो है इसमें बहुत सी चीजें हैं, ना हमें फैसला मिला ना उन्हें मिला। ठीक। ये सरकार लटकती हुई तलवार में है और ये चलते रहेगा। लेकिन जब आपको मालूम है महाराष्ट्र या फिर देश के अंदर जब कोर्ट में बड़े बेंच के अंदर केस जाते हैं तो बहुत से काम पेंडिंग पड़ा रहता है। उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि ये अभी आगे तक चलेगी और हम तो बीजेपी वाले के साथ नहीं जाने वाले हैं। शरद पवार साहब ने कह दिया हमें विपक्ष में रह के ही काम करना है जनता के हित के लिए और इस बात का कोई मानी मतलब नहीं है। अजीत पवार ने जो कहा 16 आमदार आपत्र होने के बाद भी सरकार रहेगी, वो आप भी कहते हो, आम जनता भी कहती है। जो दिखता है वो कहेगा ना, जो सही है समीकरण में वो तो कहेगा ना। ठीक, सही है जो समीकरण में वो कहा जाएगा क्योंकि आंकड़ा है उनके पास, उस आंकड़े में अगर वो फिट बैठ रहे हैं तो कोई गुंजाइश नहीं है उसके टूटने की। लेकिन इस बीच क्या स्थितियां इस वक्त आपको नजर आ रही हैं विजय कृष्ण जी? बयान आया, बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि संतुष्टि की बात है, वहां पर किसी तरह से कोई टूट नहीं हो पाएगी। 16 विधायकों पर हालांकि अभी फैसला आना बाकी है, क्या लग रहा है आपको? जो महाराष्ट्र में जो बीजेपी एक असंवैधानिक सरकार चल रही है वो लोगों के जो आंखों के सामने गिर गई है। फडणवीस साहब जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, हमारे तरफ कह रहे हैं हमारा जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कह सकते हैं जब स्पीकर को क्रिटिसाइज किया गया है और गवर्नर रोल जो होता है वो न्यूट्रल तरीके से वो बिहेव नहीं किया है। तो आपको स्पीकर पर यकीन नहीं है? मैं वही उस सब्जेक्ट में आ रहा हूँ। स्पीकर पर यकीन नहीं होगा क्या अगर जो भी फैसला आएगा? विजय जी बयान दिया है, हमको इससे लेना देना नहीं है। हम महाराष्ट्र में कई सारे पब्लिक मीटिंग रखे हैं, वहाँ लोगों के मुद्दे हम उठा रहे हैं। जो रत्नगिरी के सामने जो फैक्ट्री का विषय है उस विषय में पर भी बहुत गंभीर तरीके से जो अनैतिक तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किए आम लोगों पर,
हमने उस पर भी आवाज उठाया है। हम लोगों के पास है, हम आम आदमी के पास है, हमारा पब्लिक मीटिंग्स देखिए। आज कर्नाटक में क्या हुआ है, हमारा पंत प्रधान जी ने बहुमत सरकार के लिए कर्नाटका गया है। क्या उन लोगों को बहुमत सरकार में मिला? नहीं मिला है। आज येदियुरप्पा जी और तो वो तो यही कह रहे हैं ना कि सब कुछ संविधान के मुताबिक हो रहा है। विजय जी, हम बैठेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, सब कुछ संविधान के तहत हो रहा है। हिम्मत हो तो चुनाव जो भी फैसला आएगा आयोजन कीजिए। स्पीकर की तरफ से वो आ जाएगा। यकीन नहीं है क्या आपको? मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर जी को ये दायित्व दिया है कि आपका स्पीकर तो पदवी आके न्यूट्रल होना चाहिए। बीजेपी के तरफ मत सोचिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ सोचिए। सोचने से ये 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ जो पश्चाताप होकर जो शिंदे गुट में जो शिवसेना लोग है वो बाला साहब ठाकरे जी के सिंहासन के सामने आके क्षमा मांगना है, और वो भी आने से जरूर उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी ठीक उन है। लोगों को क्षमा करेंगे। आप कह रहे हैं कि फैसला इनके खिलाफ ही आएगा। गुलाब चंद जी, 16 विधायकों पर तलवार लटक रही है। पूर्व वक्ताओं के माध्यम से जो भी बातें हमारे समझता रहे। पहली बात तो हम लोगों को किस ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नेशनल न्यूज के डिबेट पे बैठने का काम कर रहे हैं और किसी महामहिम के बारे में उनको खलनायक कहना और तरह तरह की बातों से संबोधित करना, यह संसदीय भाषा का उपयोग ये कांग्रेस की इतिहास में रहा है। कांग्रेस का इनके पर चर्चा की हो रही है। इस तरह से मुझे कुछ नहीं बोलना है। जिस तरह से हमें बीजेपी की और जिस तरह से हमारी सरकार की रही और ये हमारे बोलने दीजिए, अखिलेश जी बोलने दीजिए उनको, बात तो कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद जो आपत्ति होगी मैं सुनूंगी। देखने के चित्र से आज आदरणीय शरद पवार साहब मात्र महाराष्ट्र के नेता नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के कद्दावर नेताओं से कहा जाता है। आज उनके जेहन में कुछ तो बात समझ नहीं होगी जिसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं अब केंद्र सरकार किसकी रहेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री शरद पवार साहब का। और शरद पवार साहब के बारे में जब भी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियों हम जैसे लोगों को कुछ बोलने की बात आती थी तो हम लोग कभी भी हिम्मत नहीं बोलती, कटाक्ष करने की हिम्मत भी नहीं होती। तो ये हमारे डिबेट पे हमारे मित्र लोग बैठे हैं, ये कैसे आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी के बारे में बात बोलना या फिर माननीय बाला साहब ठाकरे साहब के सामने समझ माफी मांगने की बात। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि माननीय बाला साहब ठाकरे स्वर्गीय उनके आत्मा के सामने इनको माफी मांगना चाहिए। तो उनके विचारों को दमन कर दिए, उनको विचारों का हनन करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बना करके महाराष्ट्र में मैंडेट हासिल करते हैं, जनमत हासिल करते हैं। उसी मैंडेट पर तो सवाल उठता है ना बार बार, उसी पर तो सवाल उठाया जाता है कि कैसे जोड़ तोड़ के माध्यम से सब कुछ किया गया। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। 16 विधायकों पर जो भी फैसला आता है मान्य होगा आपको, यानी कि ये समझा जाए। हमें इसके पहले भी जो फैसला है वो भी सर्वोच्च न्यायालय आदरणीय न्यायालय का मान्य है, आगे जो आएगा उसको भी मुझे मान्य है। और ये मान्यता का जो क्रम चल रहा है एक दिन ऐसा आ जाएगा जिसके लिए इस देश का न्यायालय साबित कर दे जाएगा जिसके लिए कि हम लोग अपने संवैधानिक विधान से सरकार चला रहे हैं और हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों का सही वारिस आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और उनके समर्थक सभी लोग। विजय जी, अभी ये कहा गया कि जो कुछ भी हो रहा है संविधान के तहत हो रहा है और उसको लेकर बार बार जो फैसला आ रहा है वो भी उन्हीं के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिर आपत्ति आखिरकार क्यों? फिर आप ये कैसे साबित कर पाएंगे कि ये सब अनैतिक है, ये सब सही नहीं चल रहा है? आप राज्यपाल पर सवाल उठाने लग जाते हैं। अब कानून के अंतर्गत जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी फैसला आएगा वो तो सबको मान्य होगा, उसको सबको मानना होगा। हम इसके लिए कभी भी हम तैयार है। आप कर्नाटका में इलेक्शन रिजल्ट देखिए, कर्नाटका लोग बहुत होशियार है। जब 2018 में कांग्रेस और जनता दल ने वहाँ सरकार बनाई है, कैसे बीजेपी में सत्ता में आ गए हैं। पंत प्रधान जी कर्नाटका में बहुमत के लिए गए हैं। मैं कह रहा हूँ आप विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? आज येदियुरप्पा जी ने बताया कि हम विपक्ष में 5 साल बैठने के लिए तैयार है। वही मैं भी कहना चाहता हूँ,
जब हमने महाविकास आघाड़ी को चला रहा है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने शिवसेना विधायकों को धमकी देके और संवैधानिक तरीके से उन लोगों को असम लेके तो वो असंवैधानिक कहाँ पर हो पा रहा है, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे ना आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है आज विजय जी, वो आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये असंवैधानिक तरीके से हुआ है। आरोप लगा देने से सब कुछ थोड़ी ना होगा, आपको तथ्य पेश करने होंगे, सबूत आपको दिखाने होंगे। कोर्ट तो आरोपों से नहीं चलेगा ना, कोर्ट में आपको कानूनी कार्रवाई के तहत ही जो होगा वो मानना पड़ेगा। फडणवीस जी राजीनामा दीजिए, तुरंत वहाँ चुनाव होने दीजिए, अब हम दिखाएंगे कैसा लोग नाराज है। मध्य प्रदेश में भी आपने ऐसा काम ही किया है, अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा काम ही किया है, राजस्थान में भी एक काम करने की कोशिश किया। आप क्यों विपक्ष में नहीं बैठते? अगर आपको बहुमत आए तो आप सरकार चलाइए। ठीक। मुकेश जी, सीधा सा सवाल, विपक्ष की भूमिका की बजाय जोड़ तोड़ की राजनीति के माध्यम से सरकार बना लेना, लेकिन फेलियर यहाँ पर जो सरकार में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन पर नहीं उठता क्या सवाल? जनता उनसे सवाल नहीं पूछेगी? और सीधी सी बात यह है कि अगर सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है तो फिर आपत्ति किस बात को लेकर? फिर आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। देखिए, विपक्ष की भूमिका तो हम जनता के हित और जनता के साथ तो हमेशा रहा है। जब से सरकार बनी है, डॉक्टर सुब्रमण्यम बीजेपी के एमपी, उन्होंने कह दिया था, भाई साहब को बुरा लगता है, उन्होंने कह दिया था कि ये सरकार जो है असंवैधानिक और ये सरकार लीगल नहीं है। रह गई सुप्रीम कोर्ट की बातें, सुप्रीम कोर्ट की जो भी फैसला है, कोर्ट का फैसला का हम सम्मान करते हैं, आगे क्या होता है देखेंगे। लेकिन अनक शनक बयानबाजी करके और सुबह शाम अजीत दादा पवार साहब को बदनाम करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमारे 54 विधायक हमारे साथ है, हमारे एमपी हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ता सब हमारे साथ है। पवार साहब आज भी पूरे महाराष्ट्र के या देश के अंदर जो विपक्ष है वो सारे लोग पवार साहब से सलाह लेते हैं, भाजपा से लेके शिंदे ग्रुप के लोग भी पवार साहब के सम्मान करते हैं, हमारे आदरणीय पवार साहब के। और हमारे लीडर सुप्रिया ताई भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब काम करेंगे। लेकिन इसमें किसका नहीं, कहाँ करना, सुबह उठ के नारायण राणे के लड़के का देख सकते हैं क्या बयानबाजी है। और संजय राउत से भी हमारे साहब ने कह दिया कि भैया हिसाब किताब जो है महानगर पालिका की चुनाव आ रहा है और हिसाब किताब से बातें करे, ये बेफजूल बातें करके माहौल खराब ना करे, ये मेरा कहना है। मैं उनके साथ हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, मेरे महाविकास आघाड़ी में हूँ, मेरी पार्टी उनके साथ रहेगी। 2024 में हम भाजपा के पार्टी के बीजेपी पार्टी के विरोध करेंगे और हमारे तय करके हम हमारे जो लोग हैं उनके साथ हम आगे जाने वाले। जनता के हित के लिए महंगाई और ये देश के अंदर जो ये सब हो रहा है, देख सकते हैं, इसका फैसला जनता पर छोड़ दिया आपने। ठीक है, संदीप दुबे जी, बार बार आरोप ये कि आप जिस तरह की राजनीति करते हैं, हर राज्य गिनवा दिए गए, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हुआ। हालांकि सब कुछ अब संसदीय प्रक्रिया के तहत चल रहा है, कानून के तहत चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल तो उठता है ना कि किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं। देखिए, दो तरह की राजनीति है पूजा जी। एक वो जो कुर्सी से चिपक के कुर्सी पे बैठ के और कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, वो विपक्ष का आपने देखा होगा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और जब उनका कुनबा बिखर गया तो भी दोषी हम ही है। बहुत अच्छी बात गुलाब चंद जी ने कही और हम लोग को सोचना चाहिए, जो महाराष्ट्र के अंतिम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची, जहां सड़क नहीं पहुंचा, जहां पे उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, जहां वो गरीब हैं, उनके लिए ये सरकार संकल्पित है और काम करेगी और ये संविधान संबद्ध काम करेगी। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश का ये सरकार पालन करेगी। और मैं एक और बात कह दूं जाते जाते, वो चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, यहाँ उद्धव जी हो, ये सरकार बाला साहब ठाकरे के सपनों को भी पूरा कर रही है और ऐसी सरकार है जो दृढ़ संकल्पित है और इसकी नीति और नियत गरीब व्यक्ति का उत्थान है और महाराष्ट्र की जनता इस सरकार के साथ खड़ी है। हम एक ही बात कहेंगे कि हम वो करेंगे जो महाराष्ट्र की जनता के हित में होगा और ये सरकार हित को पूर्ण कर रही है, जनता के हित को पूर्ण करने वाली सरकार। ठीक है, सेवा देके चुनाव लड़िए, आइए मैदान में आ जाइए आप लोग। हम तो समय आएगा, उस समय आएगा, परेशान बिल्कुल। चुनाव का समय राजनीतिक दल को चुनाव में आता है, चुनाव का समय तो आ जाता है, रिजल्ट भी आ जाते हैं, हो ही नहीं रहा, रिजल्ट भी पार्टियों के फेवर में आ जाता है, लेकिन उसके बाद लड़ने के लिए एक अलग ही राजनीति, एक अलग ही सियासत देखने को मिलती है। रिजल्ट के बाद भी कैसे अपने फेवर में सब कुछ आ जाता है, इसलिए सवाल उठा। ठीक है गुलाब चंद जी, देवेंद्र जी की अभी तक कोई निर्णय कुछ नतीजा निकला नहीं है। ठीक है, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ इनकी भावनाओं को। अभी इन लोगों ने कर्नाटक में एक विजय की हासिल कर ली, लेकिन इनको नहीं समझ रहा है कि 2024 बहुत सामने है, न जाने कितने देश के
राज्य में चुनाव होना बाकी है। इन बैकी बातों को मद्देनजर रखते इतना ही कहने की स्थिति में मैं बनता हूँ जी कि निकली भंवर गांव से जो कश्ती किसी तरह अगर खतरा हो बरकरार तो साहिल नहीं हो। कर जाते हैं अक्सर गलतियां वे तजुर्बों के नाम पर, भले जाहिर है उनका हासिल मगर हासिल नहीं। उनको ही नहीं दिखता कि इसके लिए राज्य में न जाने कितने राज्यों में चुनाव हुए, हम लोगों ने इसमें जीत हासिल की। सच तो यह है कि महाराष्ट्र में इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी वर्तमान एकनाथ शिंदे साथ शिवसेना का समन्वय सामंजस्य संघर्ष संगठन के माध्यम से जो महाराष्ट्र का विकास 2.5 वर्षों में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब नहीं कर सके, वो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब फडणवीस साहब कर दिखाए। और रही बात है चुनाव के इंतजार की बात करना है तो चुनाव भी हमारा कॉर्पोरेशन है, बीएमसी है, टीएमसी है, केडीएमसी है और फिर लोकसभा विधानसभा अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक लगा हुआ है। सब तो ठीक है, लेकिन अभी तो आपके विधायकों के भविष्य पर ही फैसला आना बाकी है। अभी तो विधायकों के भविष्य पर ही तलवार अटकी हुई है। कोई तलवार नहीं लटकी मैडम जी। मैं तो चाहूंगा कि कल तक तलवार लटकी थी कि हमारी सरकार गिर जाएगी, लेकिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश करके देश को संबित नहीं करके बल्कि देश को न्याय दिया और इस देश को न्याय को लेकर के 300 देशों के बीच में एक संदेश गया। सत्य की जीत होती है और मैं इन अपने वक्ताओं से विनंती करना चाहूंगा, अपने मित्रों से विनती करना चाहूंगा विपक्ष में रहकर के कुछ दिन पीछे वाले कुर्सी में बैठने के सीखे। हम तो उनके अनुयायी हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए वो सब कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है मुकेश जी। किसी को बधाई देने से या राज्यपाल पर या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी पर भी इस तरह का एलिगेशन लगाना सही नहीं होगा। आपको कानूनी कार्रवाई पर तो भरोसा है ना? अगर कानून ये कह रहा है कि सही है तो वो तो हमें मानना होगा, वो तो आपको मानना होगा अखिलेश जी, वो तो आपको एक्सेप्ट करना होगा ना। चलिए ठीक है, सियासत ऐसे ही चलती रहेगी इसको लेकर। समय नहीं मेरे पास, समय नहीं है। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कार्यक्रम में जुड़कर महाराष्ट्र में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उस पर चर्चा की, लेकिन बड़ा सवाल ये कि विधायकों के भविष्य का फैसला जो भी आएगा उसके बाद क्या नए सियासी समीकरण महाराष्ट्र में नजर आएंगे, फैसला बरकरार है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।